दिमाग के खाने और राहु की लहरें देखिए इस वीडियो पे और राय दीजिए। नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो से शुरू किया है दिमागी खानों के बारे में बताना। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, एडवांस स्टडी के ऊपर आता है और इस पर लाल किताब में बताया गया है, लेकिन इसका पूरा डिटेल नहीं दिया गया है। सिर्फ खानेवार कुछ चीज़ें बताई गई हैं और सभी इस पे अपना अपना रिसर्च कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो भी कंटेंट इसमें दिया है या जो दे रहा हूँ या दूंगा, ये मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। मैंने जो रिसर्च किया है वो आपके सामने रख रहा हूँ और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरे विद्वान इस पर रिसर्च कर रहे हैं उनसे वो टैली हो जाएं। ये एक हाइपोथेसिस है, तो इसके लिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इसको कंपैरिजन करने की कोशिश मत करना। आप सिर्फ ये देखना कि मैंने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है वो आपकी कसौटी पे कितना खरा उतरता है। मैं दूसरे विद्वानों के बारे में कोई बात नहीं कर सकता। तो ये एक मुद्दा मैंने पहले ही बता दिया है कि मैंने दिमागी खानों के ऊपर और टेवे के साथ जो इसके रिलेशन है, इसके ऊपर जो मैंने बताया है या बताऊंगा वो मेरी फाइंडिंग्स हैं। मैं जो कई सालों से इस पे कर रहा हूँ काम वो है। हाँ, बेस पूरा लाल किताब का लिया हुआ है मैंने, उसके सिद्धांतों से मैं बाहर नहीं गया हूँ, लेकिन उसके सिद्धांतों के अंदर रहकर ही मैंने कुछ करने की कोशिश की है। तो जैसा लाल किताब में बताया गया है कि पहले भी पिछले अंग मैंने बताया कि सिर का जो ढांचा है वो बुध का है और राहु दिमाग की लहर है, तो इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। और दिमाग की लहर 12वें घर से का मतलब इसके ऊपर हम देख सकते हैं। लाल किताब में ये भी बोला गया है कि दिमाग के जो पूरे खाने हैं, 42 खाने, वो 7 साल की आयु तक आते आते पूरे हो जाते हैं। मैं इसमें से 42 + 42 बोलूँगा, लेफ़्ट के 42, राइट के 42, ये पूरे हो जाते हैं। और 35 साल के चक्र पूरे होते होते हर जो ग्रह है एक बार उस पर राज कर लेता है तख्त के ऊपर। तो ये मैं बता चुका हूँ। और इसके बाद लाल किताब में कुछ एक चार्ट भी बताया गया है कि किस दिमागी खाने से कौन सा रिलेट है। वो चार्ट मैं उसको और रिफाइंड वे में कभी लगाऊंगा। अभी तो मैं इस पर कुछ एक लेक्चर जैसा ही बना रहा हूँ जो देना चाहता हूँ आपको, जिससे कि आगे आपको कोई परेशानी ना आए। इस पर स्क्रिप्ट बनाना बेहद ज़रूरी था, इसलिए स्क्रिप्ट मैंने बनाने की कोशिश की है। देखिए आप इसको कितना अप्रिशिएट करते हैं, ये आपको नहीं समझ में आता है। तो मैंने क्लियर कर दिया है कि ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगा कि ये जो 42 साल हैं राहु की अवधि के, ये दिमागी खानों में किस प्रकार से एडजस्ट किए गए हैं। मैंने जो देखा वो बता रहा हूँ मैं आपको कि राहु के जो दशा वर्ष हैं लाल किताब के, वो 6 साल के हैं। अब हम जब 6 साल से इस 42 वर्ष को डिवाइड करते हैं तो 7 बार भाग जाता है, मतलब 7 हिस्से बन जाते हैं। तो इसका कंक्लूज़न मैंने इस तरह से फिट किया कि हर 7 साल बाद ये राहु की जो दिमागी लहरों का जो क्या कहते हैं टाइड्स आता है, जैसे समंदर में ज्वार भाटा आता है, उसी तरह ज्वार भाटा तो साधु तरह के आते हैं, एक साधारणतः जो आते रहते हैं डेली में छोटे मोटे, और एक आते हैं जो पर्टिकुलर टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वो मैंने निकाला है कि 7-7 साल के इंटरवल से राहु के जो टाइड्स हैं, लहरें हैं, वो आती हैं। जैसे 7 में हुआ, 14 में हुआ, 21 में हुआ, 28 में हुआ, 35 में हुआ, ऐसा 42 तक जाता है एक तरफ का। इसी प्रकार फिर 42 का दूसरी तरफ से जाएगा, तो ये टोटल 84 अपना पूरा होता है।
और इसीलिए 42 साल की आयु तक राहु का प्रभाव जो भी हो ज़्यादा रहता है। और दूसरा 42 वर्षीय असर जो बाएं हेमिस्फीयर पे होता है वो भी होता है। ये दोनों को मिला के 84 होता है। तो आप ये कहेंगे कि पहला 42 साल का असर कहाँ जाएगा? पहला 42 साल का असर बाएं से शुरू होगा, बाएं हेमिस्फीयर से शुरू हो गया। जब उधर कंप्लीट होगा तब इधर आएगा। अब चूंकि दोनों के बीच में, दोनों हेमिस्फीयर के बीच में लिंक बना हुआ, तो उधर जो हरकत होगी उस हरकत की कुछ न कुछ चीज़ें इधर भी ट्रांसफ़र होकर आती हैं। वहाँ के 12 नंबर दिमागी खाने से 1 नंबर इधर आके, तो इस तरह से एक 84 नरक 84 का कॉन्सेप्ट है। इस पर धीरे धीरे जुड़ता जा रहा है। मैं आपको इस पर धीरे धीरे बताता जाऊंगा ये कॉन्सेप्ट इस पर किस तरह से फीड होता जा रहा है। दूसरी चीज़ है इसमें मैंने जो निकाला है कि ये 42 + 42 की जो थ्योरी है, अर्थात 84 साल में जाके ये 12वां जो खाना है दिमाग का, नहीं अपना टेबे का जो 12वां खाना है, ये एक्टिवेट हो जाता है। और किस लिए एक्टिवेट होता है? अगले जन्म की रूपरेखा को तैयार करने के लिए। अब आप कहेंगे कि आपने तो बताया है कि 12वां खाना अभी अभी बीते हुए पिछले जन्म का प्रतीक है। अब आप कह रहे हैं कि इसको अगले जन्म के लिए एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले जन्म का जो कैरी फॉरवर्ड जो चीज़ें आई हैं ओके, वो इसके साथ मिलेंगी और फिर आगे भी जाएंगी, क्योंकि इस खाने का मालिक ग्रह गुरु है और कारक भी शुक्र है। तो जब आदमी 84 साल की उम्र पहुंचता है तो ये आप मान के चलिए कि जनरली उसके भोग पूरे हो चुके होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं जब ये इसके एंड में पहुँचूँगा, जो जितने भी आज के वीडियो में नहीं, मतलब धीरे धीरे मैं एक एक दिमागी खाने के ऊपर से इसको बोलता जाऊँगा। तो जब ये 84वें साल पे जाएगा तब ये कर्म फल जो है 0 हो जाएगा। तो कर्म फल जब 0 होगा तो इसका मतलब है कि कर्म फल 0 हो जाने पर इस मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति मिल सकती है, मुक्ति मिल जाएगी ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मुक्ति का एक आयाम पूरा होता है जब लेफ़्ट एंड राइट पूरे हो जाते हैं और आदमी 84 साल की आयु तक जीता है, तो एक कंक्रीट वो लेवल बन जाता है लॉन्चिंग पैड कि यहाँ से ये हो सकता है। अब उसके मुक्त होने में, उस जातक के मुक्ति होने में और कई जो फैक्टर्स होते हैं उसको हम इसको दिमागी खाने से रिलेट करके आगे देखेंगे। यही तो इस लाल किताब का मतलब बहुत बड़ा खेल है ये, कि इस चीज़ में जिसमें बहुत ज़्यादा हमें डिटेल की ज़रूरत थी, इसमें ये छुल्ले के छोड़ दिया गया है कि हमने तो तुम्हें रास्ता पॉइंट कर दिया है, तुम मंजिल तक खुद पहुंच के दिखाओ। और मंजिल तक वही पहुंचेगा जो इस पे मेहनत करेगा, जो इसको ईमानदारी से समझने की कोशिश करेगा। तो ये हुआ। अब मैंने तो ये निकाला है कि 7-7 साल का जो इंटरवल आता है और राहु के टाइट्स का टाइम होता है। अब राहु के टाइट्स का टाइम होता है तो ये टाइट किस तरह का होगा, इसके लिए आपको वर्ष फल में जाना होगा। जैसे मान लीजिए 7 साल की बात तो छोड़ दीजिए आप, क्योंकि 7 साल में छोटा सा बच्चा होता है, लेकिन कभी कभी इतने छोटे बच्चे की उम्र में भी बहुत स्ट्रगल और बहुत तकलीफ़ें भी देखने को मिलती है। तो ऐसा हमने देखा है, कई लोग तो बहुत अच्छे रहते, कई बच्चे बहुत शुरू से ही स्ट्रगल और कई शारीरिक बीमारियां या मेंटल बीमारियां भी झेलते हैं। तो उस वक्त उनके राहु की स्थिति देखनी होती है। तब राहु की स्थिति आप देखेंगे तो 7 साल 14, 21 ये जो है टाइट्स की पीरियड्स हैं। और ये टाइट्स कहाँ पे आएंगे कि उस वर्ष फल में हमें एक अपने लाल किताब का एक चीज़ और मानना है कि 12 साल तक की उम्र का जो नाबालिग कुंडली कहलाती है, उसके जो नियम है उस पे हमें फॉलो करना पड़ेगा। मतलब पहले घर का देखेंगे तो किसका उपाय करेंगे ये सब। लेकिन अब इसी रूल के तहत हम ये देखेंगे कि राहु की स्थिति वर्ष फल में कहाँ है।
भले वो 7 वर्ष की एज का है, लेकिन राहु की स्थिति वर्षफल में कहाँ बन रही है, वर्षफल में कहाँ बन रही है, और उस जहाँ पे ये बैठा है दोनों तरह से उसकी रूलरशिप चेक करेंगे कि पारंपरिक के हिसाब से वहाँ पर कौन सी राशि आती है और उसका मालिक कौन है। इसके बाद लाल किताब कुंडली के अनुसार वहाँ का कारक ग्रह लेंगे हम, वहाँ का कारक ग्रह कौन है। तो ये हमने 2 चीज़ें डिसाइड कर ली, मालिक ग्रह और कारक ग्रह। ये जब हमने देख लिया तो इसके बाद राहु का टाइड किस तरह से होगा, राहु का टाइड किस तरह से होगा, टाइड मतलब जो ज्वार भाटा जो आने वाला है वो किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, वो बताएगा आपका वो जहाँ पे जिस राशि में बैठा है, और वो राशि शरीर के किस अंग को प्रतिनिधित्व कर रही है। तो किस अंग को प्रतिनिधित्व कर रही है इसको देखना पड़ेगा। जैसे अपना 12वें में है तो मानसिक स्तर के ऊपर जाएगा, वो दिमाग के ऊपर आएगा, वो पैदा करेगा। तो ये देखना ज़रूरी होता है कहाँ पे जा रहा है। तो और जहाँ पे ये लहर आएगी वहाँ पे ये तकलीफ़ देता है। अच्छा, कई चीज़ें इस पे जो मैंने निकाली है, और कि ये जो लहर आती है, आपने देखा होगा समंदर में कुछ लहर आती है तो धक्के देती हुई बहुत सारी मैली चीज़ों को भी बाहर फेंक देती है उठा के, और फिर वो कुछ नीचे चली जाती है, फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में जाती है। तो यही काम राहु का लहर भी करता है। राहु का लहर जो हमेशा बुरा होता है ऐसा नहीं है। ये जब लहर चलेगा तो अगर कोई इसके नुकसान फ़ायदे दोनों हैं। फ़ायदा यह है कि अगर इन सब में कहीं भी कोई नेगेटिविटी फंसी है कहीं पर, जैसे नेगेटिविटी को हम समंदर के गंदगी जैसा ले लेते हैं, तो राहु उसको भी धकेलते किनारे हुए लगा लेता है और राहु को ले जाती है। और अगर कोई पॉजिटिव चीज़ है, देखिए आप ध्यान से सुनिएगा आप बिल्कुल, अगर पॉजिटिव चीज़ वहाँ पे बनी हुई है और आपने कुछ ऐसी चीज़ से कर दी है, ऐसी हरकतें जाने अनजाने में कर दी है जिसके कारण वो ग्रह या पर्टिकुलरली राहु बिगड़ गया है। मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु आपको कोई परेशानी नहीं दे रहा है, जन्म कुंडली में 4थे घर में मान लीजिए बैठा है, तो 4थे घर में राहु अपनी माता की गोद में शांति के साथ सोता रहता है, आराम करता है। लेकिन अगर वहाँ पे आपने कुछ ऐसे काम कर दिए कि कोयले की बोरियाँ छत पे रख दी या बाथरूम का छत तोड़वा दिया, ये कर दिया, तो राहु को आपने छेड़ दिया। तो राहु को जब छेड़ दिया आपने तो वो क्या होगा कि वो पॉजिटिविटी जो वहाँ ढीली पड़ गई। तो राहु का जब वो टाइम आएगा, वो 7, 14, 21, 28 वाला जो मैंने बताया है, और उसमें जो ज्वार भाटा उठेगा वो पॉजिटिविटी को भी धकेल के किनारे लगा देगी। यहीं पे ये तकलीफ शुरू होती है। अब ये तो मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने निकाला है इसको बताया है आपको कि ये 7-7 साल का टाइम आएगा, एक साइकिल रिपीट होगा। और ये 7 साल मैंने कैसे निकाला ये भी बता दिया कि 42 को हमने राहु के लाल किताब दशावर्ष 6 से डिवाइड करके 7 निकाला, 7-7 साल के इसमें, और फिर दोनों हेमिस्फीयर में इसको बांटा थी, टोटल 84 हो ही जाता है। अब दूसरी चीज़ है कि ये तो अपना एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट के हिसाब से हमने बताया कि राहु का असर इस तरह से हो सकता है। अब दिमागी खाने पे क्या होगा, दिमागी खाने के मतलब दिमाग के कौन से खाने में जाके ये असर डाल रहा है, इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो ये जहाँ पर जिस टेबे के जिस खाने में राहु का असर हो रहा है वो दिमागी खाने के किस भाग से कनेक्टेड हो रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। इसको एक एग्ज़ाम्पल मैं लूँगा कि जैसे मान लीजिए कि नंबर 1 आपकी कुंडली का पोजीशन है
वहाँ पे इस तरह की बात चल रही है, ये 7, 14, 21, 28 वाली स्थिति में। तो ये दिमागी, कौन से दिमागी खाने पे जाके ये असर डालेगा? या नंबर 1 कुंडली पे तो हो गया सर, ये जाएगा 8 नंबर के दिमागी खाने पर। वो आप लोकेट कर लीजिए, दिमागी खाना जो बना हुआ वहाँ जाएगा ये। अब ये 8 नंबर कि कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट हेमिस्फीयर पे जाएगा कि राइट हेमिस्फीयर पे जाएगा? ये है मेन मुद्दा। ये लेफ्ट हेमिस्फीयर पे जाएगा। लेफ्ट हेमिस्फीयर पे इसलिए जाएगा कि इसका जो डेटा है सबसे पहले वहाँ इकट्ठा होता है, फिर क्योंकि वहाँ उसके हमें डेटा रिकॉर्डिंग वहीं होती है, उसके बाद वो जो केतु की वो जो लिंक बना हुआ है, इधर नाली जो बनी हुई है, उसके थ्रू इधर के 8वें घर में असर आएगा उसका। बात मेरी आपको समझ में तो आ गई होगी कि ये जो 1 नंबर पे कुछ अगर गड़बड़ी हो रही है इस पीरियड में, मतलब 7वें साल में, 14वें साल में, या 21वें साल में, या 28वें साल में जो गड़बड़ी महसूस हुई, वो टेवा के नंबर 1 खाने की अगर गड़बड़ी लग रही है तो उसका असर दिमागी खाने के 8 नंबर से रिलेट हो जाएगा। और ये बाएं दिमागी खाना के 8 नंबर से रिलेट होगा। वहाँ पे ये प्रोसेस होगा, वहाँ पे उसके डेटा भी स्टोर होंगे जो कि अगले जन्म में भी जाते हैं। और वहाँ से जो पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि केतु के लिंक से ये यहाँ आ जाएगा। फिर इसके कितने फल आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये आगे की बातें हैं। क्योंकि जो लोग, जिनका मैंने बताया था कि आज्ञा चक्र जिन्होंने जागृत किया हुआ है योगिक क्रिया से, वो इसको कंट्रोल कर लेते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो ये तो इसकी बात हो गई। ये भी एक मोटा मोटी एक थ्योरी ही चल रही है, क्योंकि मैं इस पर जल्दी नहीं करना चाहता, इसमें मैं पूरे डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ है कि ये जो आपके कोई गड़बड़ी आती है तो इस पर हम मैक्सिमम राहु की ही देखते हैं कि राहु की लहरी चल रही है। राहु के लहर के चपेट में जो आते हैं उनको भी कंसीडर ज़रूर करते हैं, लेकिन तो लहर को भी देखते हैं ना। मैं अब हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, हम इसको कंडीशनिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब किस तरह से उपाय कर सकते हैं इसका। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि राहु की चीज़ों को कंट्रोल मंगल ही करता है, और मंगल का कंट्रोल अगर हट जाए तो राहु बेलगाम हो जाता है। फिर उस आदमी के तकदीर का या उसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं रहता। हमारे बहुत से दर्शकों ने पूछा कि अगर इस तरह से हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास लिमिटेशन है। अगर मंगल जीवित है, जीवित अवस्था में है और उसको रिवाइव किया जा सकता है, तो हम उपाय के द्वारा उसको थोड़ा रिवाइव कर सकते हैं, तो वो राहु को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेता है। लेकिन अगर मंगल की स्थिति इस तरह से हो गई कि वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो फिर आप कोई उपाय करते रहो, कोई भी ट्रीटमेंट करते रहो, कुछ नहीं होना। वो तो बेलगाम घोड़ा दौड़ते दौड़ते एक दिन ज़िंदगी से मौत की तरफ चला जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी मैंने एक को निकाला है कि आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे दिमाग का जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है, जिसको भेजा या मगज बोलते हैं, वो प्रोटीन और फैट का बना हुआ है। तो हम जो भी चीज़ें लेंगे, हम उसका उपाय खाने की चीज़ों से करेंगे, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए। तो खाने की चीज़ों में जो भी हम उपाय करेंगे, उसमें हम प्रोटीन की चीज़ों का सहारा लेंगे। जैसे मैक्सिमम लोग वेजिटेरियन हैं, तो हम ऐसी चीज़ों के साथ उस खाने को लेंगे जो प्रोटीन है। जैसे सोयाबीन है, मान लीजिए सोयाबीन की चीज़ों के साथ हमने उसको ले लिया। मान लीजिए मंगल को हम मजबूत करने जा रहे हैं, तो उस चीज़ को सोयाबीन के साथ मिक्स करके हमने खा लिया।
तो वो एक सोयाबीन का प्रोटीन जो है उसके लिए एक वाहन का काम करता है, जिस वाहन के ऊपर सवार होकर वो दिमाग तक पहुंच जाता है। तो यहाँ का जो उपाय है दिमागी खानों का टेबल को मिला के, वो मैंने जो अपने रिसर्च में निकाला वो ये है कि हम प्रोटीन के वाहन के सहारे से हम दिमाग तक पहुँचेंगे और उस चीज़ को रिपेयर करेंगे जिसकी वजह से राहु बेलगाम हो रहा है। तो ये हुआ। अगले में मैं आपको इसके बारे में और डिटेल दूंगा। मैं ये समझता हूँ कि मैंने आपका टाइम बर्बाद नहीं किया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं बिल्कुल डिटेल में ही बता रहा हूँ। तो और इस पे आप ये समझ लीजिए कि मैंने ये निकाला हुआ है कि ये दिमागी खानों के हिसाब से जब हम राहु का उपाय करते हैं तो ये उसके उपाय से बिल्कुल अलग होते हैं जो हम लाल किताब के नॉर्मल उपाय से करेंगे, जैसा मैंने अभी बताया आपको। तो ये तो हो गया। और दिमागी खानों में क्या चल रहा है उसके लिए इस इल्म सामुद्रिक का थोड़ा बहुत इशारा भी है कि वहाँ पे जो चल रहा है वो हथेली के जो माउंट्स हैं, जो बुर्ज कहलाते हैं, उसमें भी नज़र आ जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं धीरे धीरे चर्चा करूँगा। मैं बहुत जल्दी नहीं मचा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, फिर उसका स्क्रिप्ट बनाना, फिर आपके सामने प्रेजेंट करना, ये इतना आसान मुझे लगता नहीं है। तो आज का टॉपिक यही ख़त्म करते हुए आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।